नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कथा साहित्य में। आज की कहानी है अपत्नी, जिसे लिखा है प्रसिद्ध लेखिका ममता कालिया ने। यह कहानी रिश्तों, विवाह, स्त्री पुरुष की सोच और समाज की उन विडंबनाओं को सामने लाती है जिन्हें हम अक्सर सामान्य मानकर अनदेखा कर देते हैं। कहानी के पात्रों के बीच होने वाली छोटी छोटी बातचीत के भीतर कई गहरे सवाल छिपे हैं। तो आइए बिना देर किए सुनते हैं ममता कालिया की चर्चित कहानी अपत्नी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और मेरा कथा साहित्य चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लोग अपने जूते समुद्र तट पर ही मैले कर चुके थे। जहां ऊंची ऊंची सूखी रेत थी उसमें चले थे, और अब हरीश के जूतों की पॉलिश वह मेरे पंजों पर लगी क्यूटेक्स धुंधली हो गई थी। मेरी साड़ी की परतें भी इधर उधर हो गई थी। मैंने हरीश से कहा, उन लोगों के घर फिर कभी चलेंगे। हम कह चुके थे, लेकिन मैंने आज भी वही साड़ी पहन रखी हुई है। मैंने बहाना बनाया। वैसे बात सच थी, ऐसा सिर्फ लापरवाही से हुआ था। और भी कई साड़ियां कल लगी रखी थीं, पर मैं पता नहीं कैसे वही साड़ी पहन आ गई थी। तुम्हारे कहने से पहले मैं यह समझ गया था, हरी ने कहा। उसे हर बात का पहले से ही भान हो जाता था। इससे बात आगे बढ़ाने का कोई मौका नहीं रहता। फिर हम लोग चुपचाप चलते रहे, इधर उधर के लोगों को व समुद्र को देखते रहे। जब हम घर में होते तो बहुत बातें करते और बेफिक्री से लेटे लेटे ट्रांजिस्टर सुनते, पर पता नहीं क्यों बाहर आते ही हम नर्वस हो जाते। हरी बार बार अपनी जेब में झांक कर देख लेता कि पैसे अपनी जगह पर हैं कि नहीं, और मैं बार बार याद दिलाती रहती कि मैंने अलमारी ठीक से करी है कि नहीं। हवा हमसे विपरीत बह रही थी। हरीश ने कहा, तुम्हारी चप्पलें कितनी गंदी लग रही हैं, तुम इन्हें धोती क्यों नहीं? कोई बात नहीं, मैं इन्हें साड़ी में छिपा लूंगी, मैंने कहा। हम उन लोगों के घर के सामने आ गए थे। हमने सिर उठाकर देखा। उनके घर में रोशनी थी। उन्हें हमारा आना याद है। उन्हें दरवाजा खोलने में 5 मिनट लगे। हमेशा की तरह दरवाजा प्रबोध ने खोला। लीला लेटी हुई थी। उसने उठने की कोई कोशिश न करते हुए कहा, मुझे हवा तीखी लग रही है। उसने मुझे भी साथ लेटने के लिए आमंत्रित किया। मैंने कहा, मेरा मन नहीं है। उसने बिस्तर से मेरी ओर फिल्म फेयर फेंका। मैंने लोक लिया। हरी आंखें घुमा घुमा कर अपने पुराने कमरे को देख रहा था। वह यहाँ बहुत दिनों बाद आया था। मैंने आने नहीं दिया था। जब भी उसने यहाँ आना चाहा, मैंने बियर मंगवा दी थी, और बियर की शर्त पर मैं उसे किसी भी बात से रोक सकती थी। मुझे लगता था कि हरी इन लोगों से ज्यादा मिला तो बिगड़ जाएगा। शादी से पहले वह यही रहता था। प्रबोध ने शादी के बाद हमसे कहा था कि हम सब साथ रह सकते हैं, एक पलंग पर वे और एक पर हम सो जाया करेंगे, पर मैं घबरा गई थी। एक ही कमरे में ऐसे रहना मुझे मंजूर नहीं था, चाहे उससे हमारे खर्च में काफी फर्क पड़ता। मैं तो दूसरों की उपस्थिति में पाँव भी ऊपर समेट कर नहीं बैठ सकती। मैंने हरी से कहा था, मैं जल्दी नौकरी ढूंढ लूंगी, वह अलग कमरे की तलाश कर ले। प्रबोध ने बताया, उसने बाथरूम में गीजर लगवाया है। हरीश ने मेरी तरफ उत्साह से देखा। चलो देखें। हम लोग प्रबोध के पीछे पीछे बाथरूम में चले गए। उसने खोलकर बताया। फिर उसने वह पैक दिखाया जहां तौलिया सिर्फ खोस देने से ही लटक जाता था। हरी बच्चों की तरह खुश हो गया। जब हम लौट कर आए, लीला उठ चुकी थी और ब्लाउज के बटन लगा रही थी। जल्दी जल्दी में हुक अंदर नहीं जा रहे थे। मैंने अपने पीछे आते हरीश और प्रबोध को रोक दिया। बटन लगाकर लीला ने कहा, आने दो, साड़ी तो मैं उनके सामने भी पहन सकती हूँ। वे अंदर आ गए। प्रबोध बता रहा था, उसने नए 2 सूट सिलवाए हैं और मखमल का क्विल्ट खरीदा है, जो लीला ने अभी निकालने नहीं दिया है। लीला को शीशे के सामने इतने इत्मीनान से साड़ी बांधते देख मुझे बहुत बुरा लग रहा था। और हरी था कि प्रबोध की नई माचिस की डिबिया भी देखना चाहता था। वह देखता और खुश हो जाता, जैसे प्रबोध ने यह सब उसे भेंट में दिया हो। लीला हमारे सामने कुर्सी पर बैठ गई। वह हमेशा पैर चौड़े करके बैठती थी, हालांकि उसकी एक भी बच्चा नहीं हुआ था। उसके चेहरे की बेफिक्री मुझे नापसंद थी। उसे बेफिक्र होने का कोई हक नहीं था। अभी तो पहली पत्नी से प्रबोध को तलाक भी नहीं मिला था, और फिर प्रबोध की दूसरी शादी की कोई जल्दी भी नहीं थी। मेरी समझ में लड़की को चिंतित होने के लिए यह पर्याप्त कारण है।
उसे घर में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने कभी अपने यहाँ आने वालों से यह नहीं पूछा कि वे लोग क्या पीना चाहेंगे। वह तो बस सोफे पर पांव चौड़े करके बैठ जाती थी। हर बार प्रबोध ही रसोई में जाकर नौकर को हिदायत देता था। इसलिए बहुत बार जब हम चाय की आशा करते होते थे, हमारे आगे अचानक लेमन स्क्वैश आ जाता था। नौकर स्क्वैश अच्छा बनाने की गर्ज से कम पानी ज्यादा सिरप डालकर लाता था। मैं इसलिए स्क्वैश खत्म करते ही मुंह में जिंतान की एक गोली डाल लेती थी। प्रबोध ने मुझसे पूछा, कहीं अप्लाई करा क्या? नहीं, मैंने कहा, ऐसे तुम्हें कभी नौकरी नहीं मिलनी। तुम भवन वालों का डिप्लोमा ले लो और लीला की तरह काम शुरू करो। मैं चुप रही। आगे पढ़ने का मेरा कोई इरादा नहीं था, बल्कि मैंने तो बीए भी रो रो कर किया था। नौकरी करना मुझे पसंद नहीं था। वह तो मैं हरी को खुश करने के लिए कह देती थी कि उसके दफ्तर जाते ही मैं रोज आवश्यकता है कॉलम ध्यान से पढ़ती हूँ और नौकरी करना मुझे थ्रिलिंग लगता है। फिर जो काम लीला करती थी उसके बारे में मुझे शुबहा था। उसने कभी अपने मुंह से नहीं बताया कि वह क्या करती थी। हरी के अनुसार हरी के अनुसार ज्यादा बोलना उसकी आदत नहीं थी, पर मैंने आज तक किसी वर्किंग गर्ल को इतना चुप नहीं देखा। प्रबोध ने मुझे कुरेद दिया था। मैंने कुरेदने की गर्ज से कहा, सूट क्या शादी के लिए सिलवाए हैं? प्रबोध बिना झेपे बोला, शादी में जरीदार अचकन पहनूंगा और सन एंड सैंड में दावत दूंगा, जिसमें सभी फिल्मी हस्तियां और शहर के व्यवसायी आएंगे। लीला उस दिन इम्पोर्टेड विग लगाएगी और रूबीज पहनेगी। लीला विग लगाकर चौड़ी टांगे करके बैठेगी। यह सोचकर मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा, शादी तुम लोग रिटायरमेंट के बाद करोगे? लीला अब तक सुस्त हो चुकी थी। मुझे खुशी हुई जब हम लोग आए थे। उसे डनलप के बिस्तर में दुबके देख मुझे बड़ी ईर्ष्या हुई थी। इतनी साधारण लड़की को प्रबोध ने बांध रखा था। यह देखकर आश्चर्य होता था। उसकी साधारणतया की बात मैं अक्सर हरी से करती थी। हरी कहता था कि लीला प्रबोध से भी अच्छा आदमी डिजर्व करती थी। फिर हमारी लड़ाई हो जाया करती थी। मुझे प्रबोध से कुछ लेना देना नहीं था। शायद अपने नितांत अकेले और ओबिल क्षणों में भी मैं प्रबोध को ढील न देती, पर फिर भी मुझे चिढ़ होती थी कि उसकी पसंद इतनी सामान्य है। प्रबोध ने मेरी ओर ध्यान से देखा। तुम लोग सावधान रहते हो ना अब? मुझे सवाल अखरा। एक बार प्रबोध के डॉक्टर से मदद लेने से ही उसे यह हक महसूस हो, मैं यह नहीं चाहती थी, और हरीश था कि उसकी बात का विरोध करता ही नहीं था। प्रबोध ने कहा, आजकल उस डॉक्टर ने रेट बढ़ा दिए हैं। पिछले हफ्ते हमें 1,500 देना पड़ा था। लीला ने सकुचाकर 1 मिनट के लिए घुटने आपस में जोड़ लिए। कैसी अजीब बात है, महीनों सावधान रहो और एक दिन के आलस से 1,500 रुपए निकल जाएं। प्रबोध बोला। हरी मुस्कुरा दिया। उसने लीला से कहा, आप लेटिए, आपको कमजोरी महसूस हो रही होगी। नहीं, लीला ने सिर हिलाया। मेरा मूड खराब हो गया। एक तो प्रबोध का ऐसी बात शुरू करना ही बदतमीजी थी, ऊपर से इस संदर्भ में हरी का लीला से सहानुभूति दिखाना तो बिल्कुल नागवार था। हमारी बात और थी, हमारी शादी हो चुकी थी, बल्कि जब हमें जरूरत पड़ी थी तो मुझे सबसे पहले लीला का ध्यान आया था। मैंने हरी से कहा था, चलो लीला से पूछें, उसे ऐसे ठिकाने का जरूर पता होगा। लीला मेरी तरफ देख रही थी। मैंने भी उसकी ओर देखते हुए कहा, तुम तो कहती थी तुमने मंगलसूत्र बनाने का ऑर्डर दिया है। हाँ, वह कब का आ गया, दिखाऊं? लीला ने अलमारी की तरफ बढ़ते हुए कहा। प्रमोद ने कहा, हमने एक नया और आसान तरीका ढूंढा है। लीला, जरा इन्हें वो पैकेट। मुझे अब गुस्सा आ रहा था। प्रमोद कितना अक्खड़ है यह मुझे पता था, इसलिए हरि को मैं इन लोगों से बचाकर रखना चाहती थी। हरीश जिज्ञासावश उसी ओर देख रहा था जहां लीला अलमारी में पैकेट ढूंढ रही थी। मैंने कहा, रहने दो, मैंने देखा है। प्रबोध ने कहा, बस ध्यान देने की बात यह है कि एक भी दिन भूलना नहीं है, नहीं तो सारा कोर्स डिस्टर्ब। मैं तो शाम को जब नौकर चाय लेकर आता है तभी एक गोली ट्रे में रख देता हूँ। लीला अलमारी से मंगलसूत्र लेकर वापस आ गई। बोली, कभी किसी दोस्त के घर इनके साथ जाती हूँ तब पहन लेती हूँ। मैंने कहा, रोज से तुम पहन भी नहीं सकती ना, कोई मुश्किल खड़ी हो सकती है। कुछ ठहर कर मैंने सहानुभूति से पूछा, अब तो वह प्रबोध को नहीं मिलती? लीला ने कहा, नहीं मिलती।
उसने मंगलसूत्र मेज पर रख दिया। प्रबोध की पहली पत्नी इसी समुद्र से लगी सड़क के दूसरे मोड़ पर अपने चाचा के यहाँ रहती थी। हरि ने मुझे बताया था। शुरू शुरू में जब वह प्रबोध के साथ समुद्र पर घूमने जाता था, उसकी पहली पत्नी अपने चाचा के घर की बालकनी में खड़ी रहती थी और प्रबोध को देखते ही होठ दांतों में दबा लेती थी। फिर बालकनी में ही दीवार से लगकर बाहों में सिर छिपाकर रोने लगती थी। जल्दी ही उन लोगों ने उस तरफ जाना छोड़ दिया था। प्रबोध ने बात का आखिरी टुकड़ा शायद सुना हो, क्योंकि उसने हमारी तरफ देखते हुए कहा, गोली मारो मनहूसों को। इस समय हम दुनिया के सबसे दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं। क्यों हरी, तुम्हें यह तरीका पसंद आया? हरी ने कहा, पर यह तो बहुत भुलक्कड़ है। इसे तो रात को दांत साफ करना तक याद नहीं रहता। मैं कुछ आश्वस्त हुई। हरी ने बातों को अवन से निकाल दिया था। मैंने खुश होकर कहा, पता नहीं मेरी याददाश्त को शादी के बाद क्या हो गया है। अगर ये ना हो तो मैं तो चप्पल पहनना भी भूल जाऊं। हरी ने अचकचा कर मेरे पैरों की तरफ देखा। वादे के बावजूद मैं पाँव छिपाना भूल गई थी। उठते हुए मैंने प्रबोध से कहा, हम लोग बरट्रॉली जा रहे हैं, आज स्पेशल सेशन है, तुम चलोगे? प्रबोध ने लीला की तरफ देखा और कहा, नहीं, अभी इसे नाचने में तकलीफ होगी। तो दोस्तों, आपने सुनी ममता कालिया की कहानी अपत्नी। कहानी खत्म होने के बाद भी इसके पात्र और उनके रिश्तों की उलझने शायद आपके मन में कुछ सवाल छोड़ जाए। आपको इस कहानी का कौन सा पहलू सबसे ज्यादा प्रभावशाली लगा, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी ही बेहतरीन हिंदी कहानियों के लिए हमेशा हमसे जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक और यादगार कहानी के साथ। तब तक सुनते रहिए, पढ़ते रहिए और साहित्य से जुड़े रहिए। धन्यवाद।